नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी को रोक पाएगी बीजेपी? ये देश में आज राजनीतिक हलके में बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अब पप्पू कोई नहीं बोल सकता। राहुल गांधी अब 2024 के लिए बिल्कुल एक ऐसे अवतार में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक नई रणनीति बनानी पड़ रही है। विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी की भूमिका। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी को कोई नेता एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब राहुल गांधी के नाम पर उनके नेता बोलते नहीं है। राहुल गांधी हैं तब बीजेपी का परफॉर्मेंस है। राहुल गांधी के लिए 7 जुलाई का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने उन पर जो आपराधिक अवमानना का मामला था उसमें उनको दोष सिद्धि जो हुई थी उसको बरकरार रखा, अपील खारिज कर दी। इसका सीधा मतलब है कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि 2 साल की अधिकतम सजा है और उसके बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ना है। तो एक मात्र उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट की बचती है। लेकिन इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चर्चित नेता अनुज आत्रे जी जुड़ रहे हैं। अनुज आत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे सीधा सवाल, छोटा सा सवाल है, और वो सवाल है जो हमारी स्क्रीन पर है। सवाल, क्या राहुल गांधी को रोक पाएगी बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पे जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बीते 9 वर्षों में बनाया है, जिस तरह से 2014 की शुरुआत करें, जब से मोदी जी की सरकार आई है, और जितने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए गए थे, उन प्रॉमिसेस के सामने अगर परफॉर्मेंस चेक करें, प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस की बात करें, तो सरकार पूरी तरह से फेल नजर आती है। और राहुल गांधी जी लगातार जो है सरकार की नाकामयाबी की वजह से जो देश की जनता को नुकसान हुआ है, उन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। हालांकि उस मुद्दों को उठाने के पीछे, इनके भ्रष्टाचार को उठाने के पीछे उनको अपना निजी तौर पे बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मैं बीजेपी की सरकार से डरने वाला नहीं, मैं इनकी एजेंसी जो मेरे पीछे लगा रहे हैं उससे मैं डरने वाला नहीं। इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनका मकान छीन लिया, उनको पार्लियामेंट से उनको एमपीशिप खत्म करवा दी है अनैतिक तरीके से। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ये चाहे कितने भी जुल्म कर ले, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देश की जनता से भी बोल दिया कि डरो मत, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद इतने डरे हुए लोग हैं कि अपने डर की वजह से जो है जिस तरह से लोगों पे और विपक्ष के नेताओं पे लगातार हमले कर रहे हैं, तो सोचिए उनसे बड़ा डरपोक आदमी क्या होगा। आज देश की जो मुद्दे हैं, जिस तरह से देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, जो ये महंगाई को, जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले विपक्ष में जब ये थे तो महंगाई को कांग्रेस की सरकार के समय डायन बोला करते थे, आज इनकी घर जमाई बन गई है, लेकिन कोई महंगाई का मां तक नहीं बोलते हैं। जिस तरह से ये बेरोजगारी के लिए इतना बढ़ चढ़ करके बोला करते थे, कांग्रेस की नाकामयाबियां गिराया करते थे, जबकि उस समय बेरोजगारी दर जो है 5% भी नहीं थी, और आज 8.5% पहुंच गई है। तो इनके लिए बेरोजगारी कुछ नहीं है। 45 साल की सबसे अधिक बेरोजगारी आज अगर हमारे देश में है, तो लेकिन अनुज आत्रे जी, आज बेरोजगारी और रोजगार की अनुज आत्रे जी, बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है। महंगाई पहले भी थी, आज भी है। और महंगाई दर मनमोहन सिंह सरकार में भी अधिकतम पर स्तर पर थी, डबल डिजिट तक पहुंची हुई थी। मगर ऐसा क्या है कि कांग्रेस जनता को समझा पा रही है, या जनता कांग्रेस से उम्मीद कर रही है कि वो बेचैन है और उससे मुक्ति चाहिए? देखिए, जनता इस समय बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है प्रेम जी, क्योंकि अगर महंगाई, ठीक है, आपने बोला कि कांग्रेस की सरकार के समय में थी, बेरोजगारी भी थी, लेकिन उसकी एक हद थी, बेहद नहीं थी, और ये दोगुनी हो चुकी है सब चीजें। उस समय पेट्रोल अगर 70 रुपए पे बिक रहा था, जो कि बहुत महंगा था, कांग्रेस की सरकार भी स्वीकार करती थी, लेकिन अब 100 रुपए पे बिक रहा है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? इन्होंने तो 40 रुपए पेट्रोल बेचेंगे। 70 रुपए वाला पेट्रोल बताइए, हम स्वीकार करते हैं महंगा है। अब 100 रुपए वाला पेट्रोल, उसको आप क्या कहेंगे? उसको महंगाई नहीं कहेंगे। 55 रुपए 50 रुपए में डीजल जो बिक रहा था, आज 90 रुपए में बिक रहा है, तो उसको बताइए। डीजल से सब लोग जानते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से देश के किसान के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, देश की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर
तमाम जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं डीजल पे चलती हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से जो है हर चीज पे उसका असर पड़ता है। लेकिन तो क्या ये महंगाई के कारण नहीं, जबकि हम आपको इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि ये मुद्दे, इन मुद्दों के रहते हुए भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है, त्रिपुरा में भी जीत जाती है, पूर्वोत्तर में भी जीत जाती है, बहुत सारे चुनाव जो है कंपैरेटिवली तो आप मानेंगे कि बीजेपी को ज्यादा जीत लगातार मिली है, डबल इंजन की सरकार आज भी ज्यादा है, तो इन मुद्दों के रहते हुए जीत जा रही। हम यहाँ पर लौटना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी बीजेपी को रोक पाएगी? ऐसा क्या राहुल गांधी ने कर दिया है कि जनता उनको साथ दे और वो बीजेपी को रोक दे? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ही इस समय सबसे विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में जो है आगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के रूप में टक्कर ले रहा है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राहुल गांधी टक्कर ले रहे हैं। आपने बोला कि बीजेपी कैसे रुकेगी, और बीजेपी तमाम चुनाव जीत रही, ठीक है, चुनाव जीत रही, जनता ने उन पर विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया क्योंकि इन्होंने 2022 की एक डेडलाइन तय कर रखी थी। जनता को हसीन सपने दिखाए थे कि 2022 में जो है वो सपनों का भारत, जो अच्छे दिन का भारत था, वो 2022 तक जनता ने विश्वास किया, 2022 तक इनको चुनाव जितवाए। लेकिन जब 2022 में जनता का सब्र का बांध टूट गया, जब 2022 में सबको मकान नहीं मिले, जब 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, जब 2022 में बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिली, जब 2022 तक आते आते महंगाई जो है डबल हो गई है, तो जनता ने अब सोच लिया कि अब और ज्यादा बेवकूफ बनने का काम नहीं है और मूर्ख बनने का सवाल नहीं है। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल का चुनाव देख लीजिए, कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, राहुल गांधी जी की अगुवाई में, नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी जीती। जनता विश्वास कर रही है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी इनकी छवि खराब करने में लगी हुई थी सरासर वो झूठी सारी बातें। जनता भी आपकी और हमारी तरह ही है, जनता जो देखती है, जो सुनती है, उस पर विश्वास कर लेती है। जनता ने इनको भरपूर विश्वास किया, लेकिन विश्वास के बदले में उनको क्या मिला? अब जनता ने देख लिया है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी की सबसे पुरानी देश की पार्टी है, जिसने देश में विकास किया है, जो कहा है जिस पार्टी ने वो किया है, कभी हसीन सपने, कोई मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाए, कभी सपनों का भारत नहीं दिखाया। जितना कर सकते थे उतने वायदे किए और जितना किया है उतना कहा है। तो आज इसलिए जनता राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है, और इसीलिए ही ये तय है कि राहुल गांधी ही इनको रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो फैसला आया है, गुजरात हाई कोर्ट ने जो खारिज कर दी है राहुल गांधी जी की अपील कि उन पर जो दोष सिद्धि हुआ आपराधिक अवमानना का, तो इस फैसले के बाद अब 8 साल तक तो चुनाव लड़ने की उम्मीद गई, तो 8 साल तक उम्मीद चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। 2024 से पहले शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला भी न दे सके, तो कैसे राहुल गांधी विकल्प देंगे, कैसे राहुल गांधी उम्मीद जगाएंगे? नहीं, देखिए, हमें पूरी उम्मीद है और न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। देश में कानून का राज है, कानून का इकबाल है, और अदालतों पे हमें पूर्ण सब विश्वास है। ठीक है, हमें गुजरात की निचली अदालत से, गुजरात की सेशन कोर्ट से, गुजरात की हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला। क्या कारण थे, क्या नहीं थे, वो देश की जनता सब जानती है। कहीं ना कहीं आज सब चीजें जो है जनता के सामने है कि कुछ भी चीज जो है आप नहीं कह सकते कि एक पक्षी है या सब पारदर्शी हैं, कहीं ना कहीं पक्षता दिखाई दे रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हमें अदालत तो मैं खुलकर यही बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे करती रहती है और ऊपर की अदालत उसको सही करती है, तो अदालत से फैसले गलत होते हैं, ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, गलत, इसीलिए हम अपील करेंगे। ये फैसले से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। ये फैसला हमारे को जो आया है हाई कोर्ट का, हम उसको सरासर गलत मानते हैं, अन्याय मानते हैं, न्यायपूर्ण नहीं आया ये फैसला, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जाएगी। और पूरा विश्वास है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय पूरा न्याय करेगी, और जो ये अन्याय राहुल गांधी के साथ हुआ है उसको न्याय में तब्दील किया जाएगा। और 2024 से पहले ये सब चीजें ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि उनसे प्राथमिकता के आधार पर निवेदन किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट किसी आतंकवादी के लिए आधी रात को बैठ सकती है उसका निर्णय करने के लिए। अनुज जी, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐड जारी किया है एक दिन पहले, और उस ऐड में राहुल गांधी एक तरह से ललकार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि देखो, हम कर्नाटक में जैसे हमने हराया है, 2024 में भी हराएंगे। जी नहीं, ये तो तय है। देखिए, ऐड जो है, जो सच है, जो सत्यता है, एडवर्टाइजमेंट वही दिखा रहा है कि कर्नाटक में हराया, हिमाचल में हराया। उससे पहले भी 2022 में 10
से पहले 10 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। और आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दम भरती है, कांग्रेस पार्टी की अगर सत्ता के हिसाब से देखा जाए, अगर छोड़ दें तो राज्यवार देखें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अकेले बहुमत की सरकार है और वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की अकेले बहुमत की सरकार है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो अपराजय समझ रही थी और जो ये सोच रहे थे कि नहीं हारेंगे, आज कांग्रेस पार्टी के बराबरी पर आ चुके हैं और 2024 में आते आते केंद्र इनका सफाया हो जाएगा। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में चुनाव जीतने की स्थिति में है और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीतेगी इन 5 राज्यों में। जी, आपका दावा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खास करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और एक बचता है मिजोरम। ये 5 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और बीजेपी जीतने वाली नहीं है। लेकिन ये दावा तो सभी पार्टियां करती हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को रोक पाएगी, तो ऐसा क्या आ गया है पास में टॉनिक? आपने 2022 तक उनकी असफलताएं गिनाई कि वो असफल रहे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिससे कि उम्मीद पाई? कांग्रेस हमेशा से इस देश में विकास की बात करती आई है, देश की जनता के विकास के काम करते आए हैं, देश के नौजवानों के रोजगार देने का काम करते आए हैं, देश में अमन चैन और भाईचारा का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले वर्ष आज ही के दिन अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी थी, कन्याकुमारी से शुरुआत करी थी और 4000 किलोमीटर की यात्रा 4 महीनों में पूरी की थी। यही 3 मुद्दे लेकर के वो चले थे कि देश में जिस तरह से अमन चैन भाईचारा इन्होंने नफरत में बदल दिया है, देश में जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों पर गलत प्रयोग करके जो है उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इन सबको लेकर के देश का ताना बाना ठीक करने के लिए जो राहुल गांधी जी ने यात्रा करी, देश की जनता ने उसको सराहा है। देश की जनता ने देखा है कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य बोल रहे हैं और ये सब चीजें देश में हो रही हैं। अभी तक तो क्या था, एक पक्षी जनता जो देख रही थी इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो सच झूठ जो भी ये बेच रहे थे, वो जनता देख रही थी और विश्वास कर रही थी। लेकिन जब जनता की आंखें खोली गई, जब कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक तमाम प्रदेशों से होकर के गुजरी है यात्रा, देश के कई जिलों से होकर के निकली है यात्रा, तो वहां की जनता जब साथ जुड़ी और जनता ने सुना और जनता ने महसूस किया और साथ साथ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया की डेट में बहुत बड़ा हथियार बन के आया है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन के आया है। जैसे आप भी आज सोशल मीडिया में हम और आप चर्चा कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, इसको मुझे विश्वास है कि अंत जाएगा कार्यक्रम, आपने इसको कुछ एडिटिंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा वाया मीडिया हो गया जनता तक अपनी बात पहुंचाने का और जनता अब वो देख रही है जिस जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बेचने का काम किया, तो उनकी पोल खुल रही है। एक सवाल बनता है अनुज यात्री जी के, विपक्ष एक तरफ एकजुट हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष का ही बड़ा खेमा जो है बोलिए कि टूट करके बीजेपी के साथ मिल रहा है। फिर मान लीजिए तेजस्वी यादव हैं, उनके ऊपर आरोप पत्र दायर हो रहे हैं, चार्जशीट में उनके नाम आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष कैसे लड़े? कांग्रेस क्या करे भाई? चार्जशीटेड व्यक्ति के का साथ दे कि विपक्ष टूट रहा है, उसको कैसे टैकल करे? लड़ाई कैसे लड़ेंगे राहुल गांधी? देखिए, इसमें 2 अलग अलग बातें हैं। जो आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टियां जुड़ रही हैं, मैं उससे पहले ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने पुराने सहयोगी दल थे, सबने एक करके इनका साथ छोड़ दिया क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है। इनके सबसे पुरानी सहयोगी दल जो शुरू से इनके साथ रहे, शिवसेना, इनसे अलग, इनका पुराना सहयोगी दल अकाली दल वो इनसे हटा, इनकी पुरानी जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा इनका गठबंधन रहा, वो इनसे हटा। इस तरह से तमाम जितने भी इनके पुराने राजनीतिक दल से इनका अलायंस रहा है, सबने इनका साथ इस दौर में आकर के 2014 के बाद आकर के छोड़ा। कौन नए साथी जुड़े हैं? जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट बनाई, इस देश की जनता के सामने लिस्ट दी, देश के प्रधानमंत्री ने आकर के बोला कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बोलते हैं तो जनता विश्वास करती है कि ये मेरा आधार नहीं बात कर रहे होंगे, साक्ष्य के आधार पर बोल रहे होंगे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की एनसीपी के लिए उन्होंने, जो ये महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुई है एनसीपी में, उससे 2 दिन पहले भोपाल से बोला कि 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप एनसीपी के पास है। तो इसका मतलब जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनके पास उसके सबूत होंगे, उनके पास आधार होगा। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जो उन्हीं की पार्टी से आते हैं, उनकी बात ना मान के उन्हीं भ्रष्टाचारियों को, अजीत पवार को, छगन भुजबल को और तमाम 7 मंत्रियों को
पार्टी समेत तोड़ के 40 विधायकों को अपने साथ मिला के और उनको सम्मान, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर के मंत्री पद दे। तो ये लोग जुड़ रहे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बता रही है, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, जिनके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरियां चल रही हैं, वो लोग एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं। उनकी वॉशिंग मशीन जो ये बीजेपी की जो डिटर्जेंट पाउडर से जो जिसमें धुलते हैं, उसमें आते जा रहे हैं, उसमें वो पाक साफ होते जा रहे हैं, उनके मुकदमे भी खत्म होते जा रहे हैं। तमाम उदाहरण हैं। अपने असम के इनके मुख्यमंत्री हैं, देखिए बीजेपी ने बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, और उनके खिलाफ तमाम सीबीआई की इंक्वायरी चली, कई बार पूछताछ हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन किया उन्होंने, वो इंक्वायरी का क्या हुआ, वो जांच का क्या हुआ, कोई नहीं पूछने वाला। मुकुल रॉय बंगाल से आते हैं, शारदा नारदा का इतना बड़ा उनके ऊपर घोटाले का आरोप था चिटफंड का, जैसे बीजेपी ज्वाइन करी उनको बहुत बड़ा पद दिया संगठन में, तो केस का क्या हुआ। महाराष्ट्र के नारायण राणे ले लीजिए, उनके खिलाफ इतने आरोप थे, उनके खिलाफ कितने केस चल रहे थे, लेकिन आज केंद्र में मंत्री बने हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुकदमे खत्म हो गए। इनके रेड्डी ब्रदर्स को देख लीजिए, इनके येदुरप्पा जी को देख लीजिए, इनके और तमाम मंत्रियों को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मामा जी को देख लीजिए, शिवराज चौहान जी को व्यापम घोटाले में, सब लोगों के खिलाफ इनकी जो ये 3 रेवेन्यू टेकिंग एजेंसीज हैं, ये बीजेपी ज्वाइनिंग कराने के लिए काम करते हैं, और जैसे बीजेपी ज्वाइन हो जाता है, ये सब चीजों इनका फिर गोल पोस्ट चेंज हो जाता है, इनका निशाना दूसरी तरफ चले जाता है। अब ये जो लोग बच गए हैं, जो कांग्रेस के साथ बैठे हैं, अब ये उनको टारगेट किया जा रहा है। उसमें से देखते हैं कि कौन कौन मजबूती से बिना डरे इनके साथ लड़ते हैं और कौन डर के वापस बीजेपी में चले जाते हैं अपना मुकदमा खत्म कराने के लिए। ये वक्त का समय है। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के समय में हिंदुत्व के मुद्दे पर चली जाती है, और इस बार भी जो चुनाव होने वाला है वो राम मंदिर का शिलान्यास होगा। अभी से यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस मुद्दे को सामने रखा जा रहा है, राय मशवरा किया जा रहा है। तो इस हिंदुत्व के पैकेज से लड़ने के लिए कांग्रेस के पास क्या है, कैसे लड़ेंगे राहुल गांधी? एक मिनट चुप। देखिए, आज जो देश का माहौल है, जो देश में नफरती माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं कि देश में बीते 6-7 वर्षों में, 7-8 वर्षों में कट्टरवादिता बढ़ी, और ये केवल एक धर्म में नहीं बढ़ी, सब धर्मों में बढ़ी है। सब धर्मों के लोगों में कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, और उस कट्टरवाद की वजह से जो है आपसी वैरभाव बढ़ता जा रहा है, आपस में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। और ये जो बीजेपी जो आज बात करती है, सरकार का विफलताओं का इतना लंबा पिटारा इनके पास है बीजेपी का, जो इतने बड़े बड़े वायदे किए थे उसमें से जनता की अपेक्षाओं पे बिल्कुल खरे नहीं उतरते हैं। तो ध्यान हटाने के लिए इनका जो एक ही इनके पास हथियार है कि धर्म का कार्ड खेले, सांप्रदायिकता का कार्ड खेले। और धर्म क्योंकि एक सबसे कमजोर कड़ी होती है, सबसे कमजोर नब्ज होती है किसी भी व्यक्ति की, कि उसको आप दबाएंगे तो आदमी उससे भावनात्मक तौर पर जो जुड़ा होता है आदमी, और भावना से बड़ा कोई विषय नहीं होता। भावना जहां जुड़ जाती है आदमी, फिर वहां भूख प्यास रोटी सब छोड़ देता है आदमी। आज जो भावनाओं में जुड़ जाते हैं वो तो इनके देखिए, जो इनके चरण चुंबक हैं, इनके जो अंधभक्त हैं, वो तो कहते हैं हमें 200 रुपए भी पेट्रोल मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मजहब और धर्म की जहां बात है हम तो वहां खड़े होंगे। तो जब देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, तो सोचिए देश हमारा कहाँ हम लोग तरक्की करेंगे। कांग्रेस पार्टी बात करती है तरक्की की। कांग्रेस पार्टी ने बात की थी, हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व रहे, इससे पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटराइजेशन लेकर के आए, देश के युवाओं को जो है 18 साल की उम्र में उनको वोटिंग का अधिकार दिया। मनमोहन सिंह जी ने है देखिए कितना तरक्की करवाई है, और इंदिरा जी जो है नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का किया। ये सबकी उपलब्धियां नहीं। आज ये बता दें इनकी क्या उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि है कि जो नेहरू जी ने और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने इस देश की बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां बनाई, देश की जो ऐसी धरोहर बनाई है कि जो जिन्होंने देश के युवाओं को रोजगार दिया, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया, आज उनको बेच करके अपना काम चला रहे हैं। और फिर पिछली सरकार को कोसते हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जो अपनी विफलता छुपाने के लिए इतिहास को कोसती है। इससे पूर्व के बता दीजिए, यहाँ के मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो भी 6-7 प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इस तरह का कभी नहीं किया। उन्होंने भी हालांकि जो है कांग्रेस की बनाए हुए नवरत्न कंपनियों को, उपकरणों को बेचने का काम उन्होंने शुरुआत की, लेकिन कभी भी उन्होंने पूर्व की सरकारों को गाली नहीं दी। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पूर्व की सरकारों को गालियां देते हैं और हिंदुत्व का कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। हिंदुत्व का देखिए, ये आज देश में ये पैमाना बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी में होगा वही असली हिंदू होगा, और इस तरह का भ्रम की स्थिति देश की जनता के सामने, देश के युवाओं के सामने उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं अपने सामने
दूसरे धर्म के लोग, चाहे उसमें मैं बात करूं मुस्लिम समाज के लोगों में, उनमें कट्टरवादिता पैदा की जा रही है ताकि वो एक तरफा 80 और 20 की लड़ाई जो बीजेपी के नेता कहते हैं वो एक तरफा हो। तो जब 20% एक तरफा हो जाएंगे तो 80% हमारी तरफ आ जाएंगे। ये पूरा पूरा वोटों की राजनीति का खेल है, चुनाव की दृष्टि से खेला हुआ कार्ड है, वरना इनको हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं। आज इनकी राज में, इनके शासन में, इन 9 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित रहा है, सबसे ज्यादा किसी वर्ग का नुकसान हुआ है तो हिंदू का नुकसान हुआ है, हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो आप उठा के देखिए हिंदुओं की। सबसे ज्यादा अगर किसानों ने आत्महत्या की तो हिंदू समाज से जो आते थे किसान, उन्होंने आत्महत्या की। सबसे ज्यादा गरीबी अगर बढ़ी है, अगर कांग्रेस की सरकार ने 23 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और इनके सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, तो उनमें देखिए अधिकतर लोग कौन से धर्म से आते हैं। ज्यादातर लोग उसमें जो है हिंदू धर्म से आते हैं। तो ये कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं? तो वो होती है, पार्टी वो होती है। अगर आप एक धर्म की बात करते हैं तो उनके हित की तो बात कीजिए, उनके भलाई की तो बात कीजिए, उनको बताइए कि देखिए हमने आपके लिए ये बात किया। मंदिर तो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, भगवान राम हमारे राज्य हैं, हमारे सबके पूजनीय, विश्व में सब लोग भगवान राम को मानने वाले हैं। उनका मंदिर निश्चित तौर पर अयोध्या में बन रहा है, सबको खुशी है और बनना भी चाहिए। लेकिन इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई पार्लियामेंट से बिल ला करके वहां पे मंदिर के रास्ता निर्माण का रास्ता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का सबने स्वागत किया, यहाँ तक कि मुसलमान उन्होंने भी स्वागत किया है। तो ये इस बात का, क्योंकि अब सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार है, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर जाके आप शिलान्यास कर रहे हैं, उसके उद्घाटन में जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि जैसा सब आपने बनाया है, तो जनता समझती है और जनता को समझाया जाएगा, जनता को सच बताया जाएगा। जी जी, अनुज यात्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और सवालों का जवाब दिया और संक्षेप में ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं वो हिंदुत्ववादी नीति, तो उस पर आपने राय रखी कि ये हिंदुत्ववादी नीति खोखली है और सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चलेगा। आप उनकी असफलताएं भी बता रहे हैं कि 2022 तक जितनी भी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की वो जनता के जन सरोकार के मुद्दे थे, उस पर वो खरी नहीं उतरी। तो कांग्रेस पार्टी इन सभी सवालों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और आपको यकीन है कि राहुल गांधी इस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में या चुनावी राजनीति में परास्त करने में कामयाब होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आप तमाम दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ताकि हमारा संवाद जो है लगातार बना रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।